नमस्कार साथियों, अभिवादन करिए स्वीकार। मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी पीछे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो YouTube पे जो सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें हमें बताना है कि दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली ये वीडियो तैयार किए जा रहे हैं साइंस पेपर के लिए। बिहार PCS जे के मेंस के साइंस पेपर के लिए वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जहां बार बार यह पूछा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, जैसे DNA RNA में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। ऐसे करके 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी सीरीज को हम तैयार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक डिफरेंस बिटवीन दिस दैट ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पोर्शन हमारा तैयार हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि टारगेट फॉर आईक्यू के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें PCS जे के, APO के, अलग अलग स्टेट के लगभग सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी भाषी राज्यों के विधि से संबंधित एग्जाम जो है, यानी APO और जुडिशरी के एग्जाम, इन सब की प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। आप जब चाहें तब इन कोर्सेज की जानकारी हमारे इन दिए गए नंबरों से ले सकते हैं, या हमको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में DNA और RNA के बीच का डिफरेंस। तो DNA और RNA के बीच में डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं दोनों होता क्या है। तो DNA के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो DNA जो होता है, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, यानी इनके अंदर अनुवांशिकीय सूचनाएं और अनुवांशिकीय जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशन सब कलेक्ट होते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुकी है कि आने वाले टाइम में डेटा स्टोरेज के लिए DNA का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कभी साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास में, बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में इस पर बात किया जाएगा कि कैसे DNA में जैसे जैसे पेन ड्राइव में डेटा स्टोर किया जाता है, वैसे DNA के अंदर डेटा स्टोरेज करने की बातें चल रही है आजकल। तो इसके बारे में कभी बाद में बातें करेंगे। तो सबसे पहले DNA जान लीजिए, DNA क्या होता है। DNA बेसिकली ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं और इसको एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक पहुंचाते हैं। बेसिक यही डिफिनीशन है DNA की। तो DNA और RNA क्या होता है? RNA जो होते हैं या जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, और इनका मुख्य कार्य जो होता है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन बनाता होता है। यह भी एक तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस के अंदर देखा गया था, तभी इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम DNA RNA के बीच जो डिफरेंस है उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम DNA को देखते हैं। DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके बीच में ऐसे जो सीढ़ी नुमा संरचनाएं होती हैं, ये जो बीच में डंडे बने हैं, इन्हें बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है DNA का बैकबोन, एक तरह से समझिए कि बेस होता है, ठीक है। तो DNA के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो DNA में जो होता है, तीन चीजें मिलके बनी होती हैं। एक होता है हमारा नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है हमारा शुगर, और तीसरा जो होता है फास्फेट होता है। तीसरा जो होता है फास्फेट होता है। ये तीन चीजें होती हैं जिनसे मिलकर हमारा DNA बना होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन, ठीक है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन होता है। और इनमें जो है दो दो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। इसमें दो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे और इसमें दो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। अगर DNA की बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाता है एडिनिन, गोआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। एडिनिन, गोआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चार जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो डंडे हैं, ये डंडे बेसिकली एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनसे मिलके बने होते हैं। तो
यहाँ पे इसी की बात की जा रही है डीएनए के अंदर। अगर आरएनए की बात करते हैं तो सामान्य तौर पे आरएनए जो है अपना सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अंदर भी यही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। यह बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाएगा, यानी कि जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा उसमें जो है डीएनए आपको नहीं मिल सकता। इसी वजह से आरबीसी जो होती है यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके अंदर न तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है न तो न्यूक्लियस होता है। क्योंकि आरबीसी का मेन काम जो है वह है ऑक्सीजन ढोना, यानी एक तरह से ट्रक है, इसमें कुर्सियां नहीं लगी होंगी कि बस बन जाए, इसका काम है माल ढोना यानी ऑक्सीजन ढोना। इसी वजह से ज्यादा स्पेस रहे, इसी वजह से कोशिकाओं के बहुत सारे ऑर्गेनल या कोशिकांग आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, इन दोनों के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके जो है न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके नाइट्रोजन बेस का जो ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन के अंदर जो होता है, पिरिमिडीन के अंदर जो है दो तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, एक है साइटोसिन, दूसरा है थाइमिन। तो इसमें थाइमिन पाया जाता है। अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड यानी 3 तो सेम टू सेम है, चौथा यही जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। बस यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें जो होता है शुगर कौन सा पाया जाएगा? यहाँ पे है ना शुगर, नाइट्रोजन बेस शुगर और फास्फेट। अगर डीएनए होगा तो इसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा। अगर यह आरएनए है तो आरएनए में शुगर जो होगा वह पेंटा राइबोज शुगर हो जाएगा। तो आरएनए में पेंटा राइबोज शुगर है और इसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर है। अब आ जाते हैं इसमें इनके काम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हम पहले बात कर चुके हैं। हेरिडिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए जो होता है प्रोटीन बनाता है, और आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए 3 तरह के आरएनए इसमें आ जाते हैं। एक हो जाता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूसरा हो जाता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा हो जाता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ये 3 तरह के आरएनए हैं। एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ राइबोसोम है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। एमआरएनए यहाँ से मैसेज लेके आ जाएगा राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाओ, लेकिन राइबोसोम इस कोड को नहीं समझ पाता। तो जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए जो है, यह राइबोसोम को मैसेज बता देगा कि तुमको न्यूक्लियस कह रहा है कि इसी तरह का प्रोटीन बनाना है। तो अब यह मतलब समझ गया कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है। फिर इसके बाद जो होता है टीआरएनए जो होता है जरूरी अमीनो एसिड लाएगा सिंथेसिस साइट पर, जहां पे प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ये एकदम सिंपल तरीका है। आरएनए के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड हैं, इनका कौन सा कॉम्बिनेशन जो है कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इसको डिकोड किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, जिनको इसके लिए मिला था नोबेल प्राइज। आगे चलते हैं, यह हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। ठीक है, डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है, ये जो है डिफरेंस बिटवीन हार्मोन और एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। हार्मोन और एंजाइम के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों के दोनों हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब या तो हमारे शरीर में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल बनेंगे या तो बहुत सारे मॉलिक्यूल टूट के सिंपल होंगे, यानी या तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे या तो वह जो है सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, यानी कि एक तरफ से जटिल जैव अणु बनेंगे या फिर वह टूटकर सिंपल जैव अणु में बनेंगे। इन दोनों घटनाओं को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है। एनाबॉलिज्म में जो होता है सिंपल मॉलिक्यूल एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी सरल जैव अणु मिलकर एक जटिल जैव अणु बनाते हैं। जैसे
अमीनो एसिड के सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन को बनाते हैं। वही जो होता है कैटाबोलिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, जिसे हिंदी में अपचयन बोलते हैं, इसमें एक जटिल मॉलिक्यूल टूटकर सिंपल में बदल जाता है, जैसे स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, तो यह जो है, इसी में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको चलाने के लिए जरूरी सिग्नल कौन दे रहा है, इसके लिए इनको चलाने के लिए उत्प्रेरित कौन कर रहा है, तो इन दोनों कार्यों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो होते हैं हार्मोन और एंजाइम, जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं और शरीर को ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस को करने के लिए ये जो है बहुत ही जरूरी पदार्थ होते हैं। तो अगर हम हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो हार्मोन और एंजाइम को बनाने के लिए हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जैसे, और ये ग्रंथियां भी कई तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, ये 3 तरह की होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह एंजाइम बनाती है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह हार्मोन बनाती है, और मिक्स ग्लैंड जो है दोनों बनाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन क्या है भैया, हार्मोन का जो वेट होता है वह एंजाइम की तुलना में कम होता है। यानी यहां पे कहने का मतलब है, अगर आप एक गिलास में हार्मोन भर लें और एक गिलास में एंजाइम भर लें, तो हार्मोन जो होता है वह, उसका वेट जो है हल्का होगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट हार्मोन का कम होता है, एंजाइम का जो है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सीक्रेट करता है, स्रावित कौन करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड होती हैं, जब ये हार्मोन को बनाती हैं तो ब्लड में मिला देती हैं, और जिस शरीर के जिस ऑर्गन को चाहिए वह ब्लड से हार्मोन को रिसीव कर लेता है। वहीं एंजाइम को एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे लीवर वगैरह है, लीवर हो गया, पसीने की ग्रंथियां हो गई, सेबम ग्लैंड्स हो गई, हमारी लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, इसके अलावा जो हमारा क्या नाम है, जो ऑयल ग्लैंड हो गई, ये सब क्या बनाती हैं, ये जो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये सब एंजाइम बनाती हैं। ठीक है, हार्मोन को ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिस ऑर्गन को चाहिए वह ले लेता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, एंजाइम बनाएगी। एंजाइम जो होता है जहां भी बनेगा, वहां से जिस आर्गन को भेजना है, जिस आर्गन को चाहिए, जिस केमिकल प्रोसेस में उस एंजाइम को शामिल होना है, वहां तक एक पतली सी पाइप या डक्ट होगी, नलिका होगी, जिससे बनाया जाएगा, जिससे एंजाइम जो है आर्गन जहां, ग्लैंड जहां पे एंजाइम बना है, वहां से जिस आर्गन को चाहिए वहां तक भेज दिया जाता है। यानी कि अगर हमारा पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है, तो वहां से एक पतली सी जो पाइप होगी, डक्ट होगी, वह हमारे छोटी आंत के डुओडेनम वाले हिस्से से जुड़ी होगी, और वहां पे सीधे वह पैनक्रियाटिक जूस आके हमारी आंतों में आ जाएगा। ये नहीं कि वो ब्लड में मिलेगा, पूरा शरीर घूमकर फिर आंतों तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो एंजाइम होते हैं, डक्ट के जरिए जरूरी ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं सब प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन एक्सेप्शन होते हैं, जैसे प्रजनन से संबंधित जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड्स के बने होते हैं, यानी खास तरह के फैट और प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं, एक तरह का लिपिड होता है वह। तो कुछ हार्मोन जो होते हैं वह एक्सेप्शन होते हैं, जैसे प्रजनन से संबंधित हार्मोन, लेकिन सारे एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन होते हैं। आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो हमको यह समझ में आएगा कि जो हार्मोन होते हैं वह जब किसी केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से जो है वह खत्म हो जाते हैं। इस और वहीं पर अगर हम एंजाइम की बात करेंगे तो यह अगर प्रोड्यूस होते हैं तो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अगर वो बच गए तो फिर से उनका यूज हो जाएगा। फिर आगे अगर हम देखें तो जो हार्मोन्स होते हैं वह मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू करने के लिए शरीर को या संबंधित ऑर्गन को सिग्नल देते हैं, जबकि यहां पे अगर हम एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को उद्दीपित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। यहीं पे अगर हम असर की बात करें, इफेक्ट की बात करें, तो हार्मोन का इफेक्ट जो होता है वह लॉन्ग टर्म होता है। जैसे हार्मोन की वजह से हमारे चेहरे पे दाढ़ी वाल आ गया, अब ये लंबे समय तक रहेगा, और इनका असर जो होता है वह शॉर्ट टाइम तक होता है।
ठीक है, इतना जो है काफ़ी होगा हार्मोन और एंजाइम के बीच में आपको अंतर समझाने में। आप बहुत आसानी से इतना अंतर समझा देंगे, इतना काफ़ी होगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। धन्यवाद।